तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप एकदम बढ़िया, ज़बरदस्त और मस्त होंगे। जैसा कि हमने आप लोगों को इस सब्जेक्ट का पार्ट 1 जो कि है आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। इसी सब्जेक्ट का हमने जो कि अब पार्ट 2 भी आप लोगों को लिए जो कि है इस बार लाए हैं। तो आई होप ये पार्ट भी आप लोगों के लिए जो कि है हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को बता दें कि इस सब्जेक्ट का क्या नाम है, तो इस सब्जेक्ट का नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसको हम लोग हिंदी में समन्वित कीट प्रबंधन भी कहते हैं या फिर एकीकृत कीट प्रबंधन। अगर आप लोगों को जो एक आईपीएम है तो इसका पता नहीं है कि आईपीएम होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आईपीएम एक ऐसी टेक्निक है या फिर ऐसी विधि है या फिर आप लोग कह सकते हो टेक्नोलॉजी या फिर मेथड है, जिसके माध्यम से हम हैं जो कि है फसलों में जो कि कीट एवं रोग जो लगते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए किसी एक विधि का प्रयोग ना करके अलग अलग विधि का प्रयोग करते हैं। तो इससे हमारे जो कीट और रोग हैं उसका आसानी से हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ है हमारा आईपीएम। और भी अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग पहले मेरी वीडियो को जब पार्ट 1 है उसको देख लीजिए। आप लोगों को उससे आप लोगों को जानकारी लग जाएगी कि उसमें मैंने क्या क्या करवा दिया है। तो आप लोग जाइए पहले, अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना। तो आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ तक जो कि है 10 कीटनाशक रसायनों के नाम पढ़ लिए थे। तो आगे है हमारा टॉपिक जिसका नाम है सर्विलांस। सर्विलांस क्या होता है दोस्तों, यानी इसको हम लोग कहते हैं निगरानी। यानी जब हमारे जो कि फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप होता है तो उसके लिए हम लोगों की निगरानी करनी पड़ती है दोस्तों। किस लिए कि हमारे जो फसलों में कीट और रोग लगे हैं, अगर हम लोगों ने अगर उसकी निगरानी नहीं ढंग से की है तो उसका प्रकोप हमारे और आगे बढ़ेगा, कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ेगा। तो इसके लिए सर्विलांस है। तो इसमें दिया गया है कि इसमें पेस्ट आबादी की निगरानी करने के लिए यह किया जाता है। एंड इसके बाद आगे दिया गया है कि ताकि जो है पेस्ट मैनेजमेंट के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके। जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर जो फसलों में कीट और रोग लगे हैं तो उसकी निगरानी करना कितना महत्वपूर्ण साबित होता है। तो एंड इसके बाद जो है उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या क्या हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि फर्स्ट है हमारा पेस्ट आबादी की निगरानी। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके ऑब्जेक्ट में दिया गया है कि पेस्ट आबादी की निगरानी। एंड सेकंड है हमारा पेस्ट के प्रकोप की पहचान। उसकी पहचान करेंगे हम पेस्ट की कि किस प्रकार का जो कि है कीट या रोग लगा है, तो उसकी हम पहचान करके उसका मूल्यांकन करेंगे। एंड उसके बाद में हम लोग एक्शन लेंगे कि किस प्रकार का कीट है और किस प्रकार का कीटनाशक या फिर फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड इसका हम लोग यूज करेंगे। तो आइए हम इसके बाद आगे बात करते हैं। एंड इसके बाद है हमारा पेस्ट मैनेजमेंट की प्रभावशीलता का आकलन करना। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है तरीका, तो किस प्रकार से हम लोग जो कि है सर्विलांस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि विजुअल सर्विलांस। यानी विजुअल सर्विलांस क्या है, तो इसमें हम लोग जो कि है कोई व्यक्ति अपनी आँखों के द्वारा जाके अपने किसान जो कि है खेतों पर जाके अपनी आँखों के माध्यम से देखता है, तो यही हमारा विजुअल सर्विलांस है। एंड इसके बाद है हमारा ट्रैपिंग। तो ट्रैपिंग क्या है दोस्तों, ट्रैपिंग होता है एक जाल, कह सकते हैं किसी भी मतलब ट्रैपिंग होता है हमारा दोस्तों जाल। तो दोस्तों ट्रैपिंग क्या है, तो ट्रैपिंग है जो कि ये फसलों की कीटों को आकर्षित करने के लिए इसका ट्रैपिंग का यूज किया जा सकता है। जैसे कि एक रहता है स्टिकी ट्रैपिंग, तो उसको यानी कि जो एक स्टिकी ट्रैपिंग रहता है उसके माध्यम से हम लोग जो कि है कीटों को उसके पास जैसे एक रहता है हमारा जो कि है स्टिकी क्या बोलते हैं, इसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों कि जो कीट होते हैं इसकी ओर आकर्षित होते हैं और हम लोगों को पता लग जाता है कि किस प्रकार के कीट है जो कि हमारी फसलों में लगे हुए हैं। तो हम लोग उसके माध्यम से हम लोग जो कि है उसमें जान लेते हैं कि किस प्रकार का कीट है, तो उसके लिए हम क्या एक्शन लेंगे एंड किस प्रकार से हम लोग
किसका यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स का या पेस्टिसाइड्स का या फंजीसाइड्स का या रोडेंटिसाइड्स का या हर्बिसाइड्स का। तो इस प्रकार से हमारा ट्रैपिंग है। एंड इसके बाद है हमारा सैम्पलिंग। इसके बाद हम जो कि ये सैंपल्स बना के हमें इसका यूज करते हैं। एंड इसके बाद होता है रिमोट सेंसिंग। इसके हमारे तरीके हुए हैं दोस्तों कि किस प्रकार से हम लोग जो कि सर्विलांस का जो कि ये यूज करते हैं। एंड इसके बाद है हमारा रेपेलेंट्स। तो रेपेलेंट्स क्या है दोस्तों, ये होते हैं प्रतिकर्षक, यानी कि रेपेलेंट्स आईपीएम में उपयोग किए जाने वाले ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग जो कि है जो पेस्ट को आकर्षित नहीं करते हैं। तो यह ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि पेस्टों को यानी कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं और बल्कि उन्हें दूर भगाते हैं। ये पेस्ट को जो कि पौधों या फसलों से दूर रखने में भी मदद करते हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेपेलेंट्स यानी कि प्रतिकर्षक के प्रकार। तो इसके बाद हम लोग जो कि है टाइप देखेंगे। तो टाइप में हमारा फर्स्ट है केमिकल रेपेलेंट्स। तो ये हम लोगों को केमिकल यानी रासायनिक रेपेलेंट्स के माध्यम से हम लोग जो कि है इसको दूर भगा सकते हैं। एंड सेकंड हमारा बॉटनिकल रेपेलेंट्स, जो कि हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, रिसीव्ड बाय प्लांट्स, यानी कि जो कि पौधों के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होता है। एंड इसके माध्यम से हम लोग जो कि है कीटों को इसको दूर भगाते हैं, दूर भगाने का काम करते हैं। एंड इसके बाद है मिनरल रेपेलेंट्स। एंड इसके बाद देखते हैं हम लोग रेपेलेंट्स के उपयोग, यानी कि प्रतिकर्षक के जो कि है उपयोग हैं। तो किस में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, तो फसल संरक्षण के लिए हम लोग प्रतिकर्षक का उपयोग कर सकते हैं। एंड इसमें दिया गया है कि रेपेलेंट्स फसल संरक्षण में उपयोग किए जाते हैं ताकि पेस्ट को फसल से दूर रखा जा सके। तो ये हमारे फसल संरक्षण में जो कि इसका यूज किया जाता है। एंड जो कि सेकंड पॉइंट है हमारा पौध संरक्षण। तो पौध संरक्षण में भी इसका यूज करते हैं। एंड थर्ड है हमारा घरेलू उपयोग में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नहीं इसका एक जो टॉपिक है दिया गया है तो रेपेलेंट्स के लाभ। तो इसके लाभ बताना है हम लोगों को। तो रेपेलेंट्स के क्या लाभ हैं, यानी प्रतिकर्षक के क्या लाभ हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग पेस्ट को नियंत्रित कर सकते हैं, फसल को संरक्षित कर सकते हैं और यह हमारे जो कि रेपेलेंट्स हैं यह हमारे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अच्छे कीटनाशी के गुण लिखिए। तो अच्छे कीटनाशी क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ गुण दिए गए हैं हमारे। तो जो कीटनाशी हैं तो उसके लिए एक तो प्रभावी होना चाहिए, यानी कि कोई भी कीटनाशक है तो फसल को जब फसलों में डालते हैं तो वह प्रभावी भी होना चाहिए कि उसका जो है कीटों पर प्रभाव हो, यानी कि वह मर जाए उस कीट से, उस कीटनाशक से। तो ये हमारे प्रभावी होने चाहिए। एंड इसके बाद है सुरक्षित भी होने चाहिए दोस्तों, जैसे किसके प्रति, मानव के प्रति, पशुओं के और पर्यावरण के प्रति ये सुरक्षित होने चाहिए। एंड इसके बाद ये स्थायी होने चाहिए। स्थायी कैसे, मतलब अगर एक बार हमने इसका जो कि है इंसेक्टिसाइड को डाला है अगर, तो उसका जो कि है लॉन्ग टाइम तक उसका जो कि है जो स्थायी है उसका जो यूज़ है वो उसका यूज़ रहे उसमें। एंड ये जो कि है सस्ते भी होने, ये जो कि इसके सस्ते भी होने चाहिए। एंड इसके बाद ये आसानी से उपलब्ध भी होने चाहिए दोस्तों इंसेक्टिसाइड। एंड ये जो कि है पर्यावरण के अनुकूल भी होने चाहिए। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट। तो इसमें दिया गया है पौधों के रोगों के कीटों की श्रेणियाँ क्या है। तो इसमें जो कीट है तो इसकी हम लोग इसकी श्रेणियाँ जानेंगे। तो पौधों के रोगों के कीटों की इसमें श्रेणियाँ जानेंगे। तो कीट इसमें हम लोग देखते हैं। तो कीट पौधों के रोगों के सबसे आम कीट हैं। इनमें से कुछ कीट प्रमुख हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि चूसने वाले, काटने वाले और खोदने वाले। तो चूसने वाले में एफिड्स, वाइट फ्लाई और थ्रिप्स हैं। एंड इसके बाद काटने वाले कीट कौन कौन से हैं, कैटरपिलर एंड बीटल। एंड इसके बाद खोदने वाले कीट यहाँ पर दिया गया बोरर एंड बीविल। एंड इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माइट है, ये भी हमारे कीट है। तो माइट छोटे कीट होते हैं जो पौधों की पत्तियों और तनों पर रहते हैं और उन तनों को और पत्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं दोस्तों। एंड इसके बाद नेक्स्ट टर्म है नेमेटोड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेमेटोड
जो कि इसको हम लोग हिंदी में सूत्रकृमि भी कहते हैं। तो यहाँ पर नेमेटोड है जो कि मिट्टी में रहने वाले कीट होते हैं। ये कहाँ पर रहते हैं दोस्तों? मिट्टी में रहते हैं और जो कि है पौधों की जड़ों पर हमला करते हैं। यह कहाँ पर हमला करते हैं दोस्तों? जो कि ये जड़ों पर हमला करते हैं और जड़ों को जो कि है हानिकारक सिद्ध होते हैं। एंड इसके बाद जो कि है फंजाई क्या होते हैं? कवक जिसे हम लोग बोलते हैं। तो फंगी पौधों के रोगों के एक अन्य प्रकार के कीट हैं। ये पौधे के पत्तियों, तनों और फलों पर हमला करते हैं दोस्तों। ये इस प्रकार के कीट हैं जो कि पौधों की पत्तियों, तनों पर और फलों पर भी हमला करते हैं। एंड इसके बाद बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरिया भी पौधों के पत्तियों, तनों और फलों पर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं। सेम उसी प्रकार जो वायरस हैं, यानी कि वायरस जो कि है उसी प्रकार जो कि फंजी एंड बैक्टीरिया और वायरस, ये इन तीनों के जो कि है जो कि पौधों की पत्तियों, तनों और फलों पर ये तीनों हमला करते हैं और इन तीनों भागों को ये हानिकारक सिद्ध होते हैं। एंड इसके बाद बढ़ते हैं कि कीटों के प्रकार। तो कीटों के प्रकार कौन कौन से हैं आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि चूसने वाले कीट जो कि है एक कीट पौधों के रस को चूसते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे कीट हैं जो कि चूसने वाले, तो ये कीट हैं जो कि पौधों के रस को चूसते हैं। एंड इसके बाद है काटने वाले कीट। तो ये कीट क्या है? तो ये कीट पौधों की पत्तियों और तनों पर जो कि ये काटते हैं। एंड इसके बाद है हमारे खोदने वाले कीट। एक कीट जो कि पौधे के तनों और जड़ों में खोदते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट है उड़ने वाले कीट। तो एक कीट पौधों के पत्तियों और तनों पर उड़ते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स क्या है दोस्तों? तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों तो जो जीवों को समन्वित स्थापित करने में एवं एक दूसरे से बातचीत करने या फिर एक दूसरे से जीव को संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं, फेरोमोन्स कहलाते हैं दोस्तों। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। अगर हम कहें सरल शब्दों में, तो सरल शब्दों में फेरोमोन एक प्रकार का गंध होता है दोस्तों जो कि जीवों के द्वारा अपने साथियों को संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी फेरोमोन्स एक ऐसा जो कि रासायनिक पदार्थ होता है जो कि जीवों द्वारा अपने साथियों को संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। यह गंध हवा में फैलती है और जो कि है दूसरे जीवों को आकर्षित करते हैं या फिर उनको खतरे की सूचना देती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फेरोमोन्स क्या है। तो फेरोमोन्स जो कि है एक प्रकार का गंध है जो कि दोस्तों अगर आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि चींटी है एक ही लाइन में चलती है, तो ये फेरोमोन्स की कारण ही चलती है दोस्तों। तो उनमें एक ऐसी गंध पाई जाती है कि जो कि है नेक्स्ट अगली चींटी के पीछे जो चींटी है एक पंक्तिबद्ध में चलती है, तो उनमें फेरोमोन्स है जो कि वो मौजूद होते हैं। उन्हीं फेरोमोन्स के कारण जो कि है एक ही चींटी है एक ही लाइन्स में चलती है। एंड इसके बाद जो कि है यहाँ पर दिया गया है कि आईपीएम में फेरोमोन का उपयोग कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो जो आईपीएम में यानी जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में फेरोमोन्स का उपयोग हम लोग कीटों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। फेरोमोन्स का उपयोग हम लोग जो कि करके किसानों को कीटों को आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अगर बात करें लाभ की, तो ये कीट हैं जो कि ये फेरोमोन्स हैं जो कि कीट नियंत्रण में सहायक होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि फेरोमोन्स के प्रकार क्या हैं। तो फेरोमोन्स के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं कि सेक्स फेरोमोन, एक होता है अलार्म फेरोमोन, ट्रेल फेरोमोन एंड एनिग्रेशन फेरोमोन, डिस्पर्सन फेरोमोन। यहाँ पर समझेंगे कि सेक्स फेरोमोन क्या है। तो जीवों के लिंग को आकर्षित करते हैं, यानी ये ऐसे फेरोमोन्स हैं जो कि जीवों के किसको लिंग को आकर्षित करते हैं। एंड इसके बाद है हमारा अलार्म फेरोमोन।
जो कि है ये ऐसे फेरोमोन्स होते हैं जो कि जीवों को खतरे की सूचना देते हैं। ये ऐसे फेरोमोन्स हैं जो कि खतरे की सूचना देते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो कि है ट्रेल फेरोमोन। तो ये ऐसे फेरोमोन हैं जो कि जीवों को अपने मार्ग को चिन्हित करने के लिए उपयोग करने में लाए जाते हैं। एंड इसके बाद है हमारा एनिग्रेशन फेरोमोन। एनिग्रेशन फेरोमोन क्या है दोस्तों? तो जो कि ऐसे फेरोमोन्स हैं जो कि जीवों को एकत्रित करने के लिए, यानी उन्हें कलेक्ट करने के लिए, एक जगह पर कलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। एंड इसके बाद हम लोग जो कि है आगे बढ़ते हैं डिस्पर्सन फेरोमोन। तो डिस्पर्सन फेरोमोन क्या है? तो ये ऐसे फेरोमोन्स होते हैं दोस्तों जो कि जीवों को अलग करने के लिए इनका यूज किया जाता है। एंड इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं ETL। ETL क्या है दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इसका जो फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। अगर बात करें कि ETL होता क्या है, तो ETL वह स्तर है जिस पर कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही करना आवश्यक होता है ताकि कीटों की आबादी EIL से नीचे रहे। EIL क्या है? EIL हम आगे देखते हैं। अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है EIL का इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इसका हम जो कि है आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है ETL वह स्तर है जिस पर कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्रवाई करना आवश्यक होता है। कार्रवाई मतलब कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ये जो कीट है हमारी फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। तो इसमें हम लोग एक्शन लेंगे कि कीटों को कैसे नियंत्रित कब करना है। तो यह ETL जो लेवल है यह बताता है कि कीटों को अब नियंत्रित करना चाहिए। तो ETL के माध्यम से हम लोग यह जानते हैं। तो इसको हम लोग एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल भी कहते हैं। यानी कि अब हम इसको एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल क्यों कहते हैं दोस्तों? कि अगर हम लोगों ने जो कि है कीटों को नियंत्रित नहीं किया तो इसकी कीटों की संख्या और आबादी जो कि ये बढ़ेगी, और इससे हम लोगों को पता चल जाता है इस ETL के माध्यम से कि अगर हमने इसको नियंत्रण नहीं किया तो यह EIL तक पहुंच जाएगा। यानी EIL यानी कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल, यानी कि इससे जो कि है इकोनॉमिक इंजरी लेवल वह लेवल है जिस पर कीटों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वह हमारी फसल को पूर्णतः नष्ट कर देता है दोस्तों। तो EIL हमारा वह है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कीटों को नियंत्रित करना। तो ETL का उद्देश्य क्या है? कीटों को नियंत्रित करना। एंड इसके बाद जो कि है दूसरा तो आर्थिक नुकसान को रोकना इसका जो कि सेकंड है हमारा वो ऑब्जेक्ट है। एंड इसके बाद है हमारा कीटनाशकों का उपयोग कम करना। इससे हम लोग कीटनाशकों का कम उपयोग करके हम लोग जो कि है ETL का यूज़ करते हैं। एंड इसके बाद जो कि हमारे लाभ यानी बेनिफिट्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इससे क्या है, ETL का क्या लाभ है। तो यह कीटों का प्रभावी नियंत्रण करने में सहायक होता है। और यहाँ पर जो दिया गया है कि आर्थिक नुकसान को रोकना, तो ETL जो कि है आर्थिक नुकसान को भी रोकता है। एंड इसके बाद है हमारा कीटनाशकों का उपयोग कम करना। और यहाँ पर जो कि है ETL के माध्यम से कीटनाशकों का उपयोग हम लोग कम करते हैं दोस्तों। एंड जो कि है यहाँ पर दिया गया है कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य का संरक्षण भी। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है EIL मैंने आप लोगों को बताया है कि यह वह स्तर होता है जिस पर कीटों की आबादी इतनी बढ़ जाती है दोस्तों, यानी कि बहुत कीट इस स्तर में बहुत कीट जो कि है इनकी आबादी है बढ़ जाती है। और इससे पहले अगर हम लोगों ने जो कि है इस पर एक्शन नहीं लिया तो यह हमारी फसल को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं कीट। एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यह वह स्तर है जिस पर कीटों की आबादी इतनी बढ़ जाती है कि वे फसलों को आर्थिक हानि पहुंचाने लगते हैं। तो हमें कीटों को नियंत्रित करने के लिए कुछ करना होता है दोस्तों। एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं, डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल। यानी यह है डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारी फसलों को
जो कि डैमेज यानी हानि पहुंचाने लगता है। एंड इसके ऑब्जेक्ट देखते हैं तो इसकी उद्देश्य क्या है, तो कीटों को नियंत्रित करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड इसके बाद है आर्थिक नुकसान को रोकना, इसका जो ऑब्जेक्टिव सेकंड है आर्थिक नुकसान, यानी EIL के माध्यम से हम लोग जो कि है आर्थिक नुकसान को भी रोकते हैं। एंड जो कि थर्ड ऑब्जेक्टिव है कीटनाशकों का उपयोग भी कम करना, EIL के माध्यम से हम लोग कीटनाशकों का उपयोग भी कम करते हैं। अगर बात करें लाभ की, तो यहाँ पर लाभ आप लोग देख सकते हो कि EIL के लाभ क्या हैं। तो EIL कीटों का प्रभावी नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। EIL आर्थिक नुकसान को रोकने में मदद करता है। EIL जो कि है कीटनाशकों का उपयोग कम करने में सहायक होते हैं। EIL पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य का संरक्षण करने में सहायक होते हैं। अगर बात करें, यहाँ पर दिया गया है अट्रैक्टेंट्स, तो यहाँ पर अट्रैक्टेंट्स का मतलब समझिए, अट्रैक्टेंस होता है क्या है, यानी आकर्षित, यानी कोई कीट है उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें कीटों को आकर्षित करने के लिए विशिष्ट पदार्थों या उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें हम लोग कीटों को इसमें जो कि कीट हैं, जो किसी रासायनिक पदार्थ होंगे या फिर उपकरण, उनके माध्यम से हम लोग कीटों को आकर्षित करते हैं दोस्तों। एंड इसके बाद जो कि है यहाँ पर दिया गया है इसके उद्देश्य, यह हम लोग किस लिए करते हैं तो इसका यूज हम लोग का किस लिए करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कीटों को आकर्षित करना। अट्रैक्टेंट्स क्या है, तो इसको हम लोग कीटों को आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं दोस्तों। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कीटों की आबादी का आकलन करना। कीटों की आबादी का आकलन कैसे करेंगे दोस्तों, तो कीटों की आबादी का आकलन यानी कि आकर्षित क्या है, तो इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव हमको यह बता रहा है कि अगर कोई रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं कि कोई कीट है दोस्तों, कि ये मान लीजिए कोई रासायनिक पदार्थ है, ये हमारे कीट हैं, ये उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, तो सभी कीट इसकी ओर आकर्षित होके दोस्तों यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और कोई व्यक्ति है इन सभी इकट्ठे हुए कीटों को देखकर उनकी कंट्रोल के बारे में सोचेगा कि नहीं, कौन सा रोग है हमारी फसल को लगा है, किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए और कौन सा कीट लगा है। तो दोस्तों ये है हमारा जो कि ऑब्जेक्टिव है इसका। एंड इसके बाद है हमारा कीटों को नियंत्रित करना, ताकि हम लोग उन कीटों को नियंत्रित कर सकें दोस्तों। अगर वह सभी कीट जो कि है एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और हम लोग उनको देख कर बता सकते हैं कि कौन सा कीट है, किसके लिए कौन सा जो कि इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड या फिर पेस्टिसाइड किसका यूज करना है, उनके माध्यम से हम लोग जो कि है कीटों को नियंत्रित कर देते हैं। एंड इसके बाद है हमारा इसके प्रकार देखते हैं दोस्तों कि ये जो कि ये अट्रैक्टेंट्स हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर दिया गया फेरोमोन आकर्षण, खाद्य आकर्षण, प्रकाश आकर्षण, रंग आकर्षण, ध्वनि आकर्षण और गंध आकर्षण। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फेरोमोन आकर्षण क्या है, तो यह ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसकी मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि फेरोमोन्स आखिर क्या होते हैं। तो यह ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि गंध से जो कि ये कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं दोस्तों, किसी भी गंध से आकर्षित होते हैं और उनकी ओर आकर्षित होके अपनी ही प्रजाति के जो दूसरे सदस्य होंगे उनको बताएंगे कि किस प्रकार का जो खतरा है। तो ये हमारे फेरोमोन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर फेरोमोन आकर्षण का हम लोग इसमें यूज करते हैं, वो भी कैसे, रासायनिक पदार्थ होते हैं। एंड इसके बाद है हमारा खाद्य आकर्षण, इसमें किसी खाद्य वस्तु का इस्तेमाल करके हम लोग जो कि है कीटों को आकर्षित कर सकते हैं, यानी कि कीटों को इकट्ठा यानी आकर्षित यानी आकर्षण इसका यूज में हम लोग कर सकते हो। एंड इसके बाद दिया गया प्रकाश आकर्षण, इसमें हम लोग अपनी फसलों में कई जगह जो कि है प्रकाश यानी कि लाइट लगा देंगे। तो कुछ कीट ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि ये प्रकाश को देख कर के उनकी ओर आकर्षित होते हैं। ये मान लीजिए कोई कीट है यहाँ से यहाँ आए हैं, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कुछ ऐसे कीट होते हैं दोस्तों
फसलों में जो कि किससे प्रकाश से आकर्षित होते हैं और जो कि प्रकाश से आकर्षित होंगे और जो कि है यहाँ पर जो बल्ब होगा तो वहाँ पर उसी के प्रभाव से मर जाते हैं या फिर वहीं पर जो रहते हैं वहीं पर मडरा रहे होते हैं। एंड इसके बाद अब आप लोग देख सकते हो कि रंग आकर्षण, कुछ ऐसे कीट होते हैं दोस्तों जो रंग के प्रति आकर्षित होते हैं। एंड इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ध्वनि आकर्षण। तो ध्वनि आकर्षण तो कुछ ऐसे कीट होते हैं दोस्तों जो कि ध्वनि के प्रति आकर्षित होते हैं। एंड इसके बाद देखते हैं हम लोग कि गंध आकर्षण। तो कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि गंध के प्रति आकर्षित होते हैं। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एंड आगे। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटीफीडेंट्स। यानी कि एंटीफीडेंट्स होते क्या हैं दोस्तों, इसे हम लोग हिंदी में आहार रोधी भी कहते हैं दोस्तों। तो ये एंटीफीडेंट्स आखिर में होते क्या हैं, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कीटों और पौधों को खाने से रोकते हैं। कोई पौधा कीट है, अगर ये एंटीफीडेंट्स है, अगर किसी ने मान के चलिए एंटीफीडेंट्स का यूज करके हम लोग जो कि है कीटों को जो कि ये पौधों को खाने से रोकते हैं दोस्तों। ऐसा मान लीजिए कि कोई जो कीट है और ये फसल है हमारी लगी हुई है, ये फसल है। तो यह जो एंटीफीडेंट्स हैं तो इनका यूज करके हम पौधों को खाने से रोकते हैं। क्या करते हैं दोस्तों कि पौधों को खाने से रोकते हैं। तो यही है हमारे एंटीफीडेंट्स। तो ये पदार्थ कीटों के पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, यानी ये जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट्स करते हैं ये एंटीफीडेंट्स, जिससे जो कि है ये कीट है उनका नियंत्रित हो जाता है, कीटों का नियंत्रण हो जाता है और उन्हें पौधों को खाने से रोकते हैं दोस्तों। और यह एंटीफीडेंट्स है जो कि उन पौधों को खाने से रोकते हैं। एंड इसके बाद अपन इनके जो कि है टाइप्स देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है नेचुरल एंटीफीडेंट्स। जो कि नेचुरल एंटीफीडेंट्स क्या हैं, तो ये प्राकृतिक जो कि आहार रोधी हैं जो कि प्लांट्सों के द्वारा जो कि ये प्राप्त किए जाते हैं। एंड इसके बाद है हमारा सिंथेसाइज्ड एंटीफीडेंट्स। तो ये आर्टिफिशियल होते हैं जो कि मेक बाय केमिकल, यानी ये रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाए जाते हैं। एंड इसमें है हमारा थर्ड जो कि बायोलॉजिकल एंटीफीडेंट्स। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर बात करें एंटीफीडेंट्स यानी आहार रोधी के लाभ क्या हैं, तो इनका उपयोग हम लोग कीटों का प्रभावी नियंत्रण करने में करते हैं। इनका हम लोग जो कि ये नियंत्रण करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड सेकंड है पौधों का संरक्षण, यानी पौधों को संरक्षित कर सकते हैं। एंड ये जो एंटीफीडेंट्स है ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। एंड इसके बाद इसके उपयोग देखते हैं कि एंटीफीडेंट्स का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों। तो एंटीफीडेंट्स का यूज हम लोग जो कि कृषि में करते हैं, वनस्पति संरक्षण में भी करते हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं एंटीडोट्स क्या है। एंटीडोट्स ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी विषाक्त पदार्थों के प्रभाव को रोकता है या फिर कम करता है। एंटीडोट का उपयोग हम लोग कहाँ विषाक्त पदार्थों के प्रभाव को कम करने या रोकने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे एंटीडोट्स होते हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स में आप लोग देख सकते हो कि रासायनिक एंटीडोट, जैविक एंटीडोट एंड प्राकृतिक एंटीडोट। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका यूज यानी ये किस में यूज किए जाते हैं। तो एंटीडोट हैं जो कि चिकित्सा में यूज किए जाते हैं, पर्यावरण को संरक्षण में यूज किए जाते हैं। जैसे में हमारा उदाहरण में क्या है चारकोल और एट्रोपिन जो कि है इनका यूज किया जाता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फॉरकास्टिंग क्या है दोस्तों। फॉरकास्टिंग समझिए, फॉरकास्टिंग आखिर होता क्या है दोस्तों। जैसे हम लोग वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं सेम उसी प्रकार हम लोग कीटों का भी फॉरकास्टिंग करते हैं दोस्तों। फॉरकास्टिंग इसको हम लोग हिंदी में पूर्वानुमान कहते हैं, पूर्वानुमान कहते हैं। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें भविष्य में होने वाले कीटों की आबादी और उनके प्रभाव के बारे में अनुमान लगाया जाता है। यानी कि किस प्रकार से ये हमारे कीट जो कि हैं हमारी फसल को हानि पहुंचा सकते हैं, यानी हम लोग अनुमान लगाते हैं
इस फोरकास्टिंग में। एंड इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यह फोरकास्टिंग आखिर में करते कैसे हैं। तो दोस्तों फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, तो डेटा कलेक्ट करके, यानी कि डेटा को संग्रह करके। इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि फोरकास्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के डेटा वो भी कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा भी हो सकता है, ऐतिहासिक भी हो सकता है, वर्तमान में भी हो सकता है, या फिर भविष्य के अनुमानों पर यह डेटा आधारित हो सकता है दोस्तों। एंड इसके बाद देखते हैं कि डेटा विश्लेषण, और एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसका हम लोग अब एनालिसिस करते हैं, यानी कि विश्लेषण करते हैं उस डेटा के बाद। यानी इसमें हम लोग देख सकते हैं कि डेटा संग्रह करने के बाद डेटा का विश्लेषण किया जाता है इसमें, एंड ताकि जो कि भविष्य में होने वाले कीटों की आबादी और उनके प्रभाव के बारे में अनुमान लगाया जा सके। एंड इसके बाद जो कि है नेक्स्ट है हमारा मॉडलिंग। अब मॉडलिंग क्या है दोस्तों कि जो डेटा हम लोगों ने एनालिसिस किया है तो उसके बाद हम लोग एक मॉडल बनाते हैं जो कि भविष्य में होने वाले कीटों की आबादी और उनके बारे में अनुमान लगाते हैं दोस्तों इसके माध्यम से। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि डेटा विश्लेषण के बाद एक मॉडल बनाया जाता है जो भविष्य में होने वाली कीटों की आबादी और उनके प्रभाव के बारे में अनुमान लगाया जाता है। एंड इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि वैधीकरण। तो वैधीकरण क्या है दोस्तों कि मॉडल जो बन गया है, यानी मॉडल बनाने के बाद सॉरी दोस्तों, मॉडल बनाने के बाद इसका वैधीकरण किया जाता है। यानी जब हम लोगों ने मॉडल इसका कंप्लीट कर लिया है तो इसके बाद हम लोग वैधीकरण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मॉडल सही है या फिर गलत है। तो और जो कि है भविष्य में होने वाली कीटों की आबादी और उनके प्रभावों के बारे में सटीक अनुमान लगाया जाता है इसके माध्यम से। एंड बात करें कि फोरकास्टिंग कितने प्रकार की होती है, तो ये हमारे कीट फोरकास्टिंग, रोग फोरकास्टिंग एंड मौसम फोरकास्टिंग एंड आर्थिक। इसमें हम लोग जो कीट फोरकास्टिंग में हम इसमें कीटों का अनुमान लगाते हैं, इसमें हम लोग रोगों का अनुमान लगाते हैं, पूर्वानुमान करते हैं सॉरी। एंड इसके बाद हम लोग इसमें मौसम का पूर्वानुमान, यानी ये हमारे प्रकार हैं दोस्तों फोरकास्टिंग के, और ये हमारा है आर्थिक पूर्वानुमान। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर में जो फोरकास्टिंग है उसका जो बेनिफिट्स या लाभ हैं, उसके लाभ क्या हैं। तो इसका जो लाभ है तो कीटों का प्रभावी नियंत्रण, यानी फोरकास्टिंग के माध्यम से जो कि हम लोगों को पता लग जाता है कि कैसे क्या कीट हैं, तो उसका हम लोग अनुमान लगा करके उसकी हिसाब से हम लोग जो कि है अपने अनुसार कोई से उसका जो अनुमान लगाकर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कीट लगेंगे या फिर लगे हैं, तो उसी प्रकार हम लोग उसका जो नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसके लाभ क्या हैं। तो कीटों का प्रभावी नियंत्रण यहाँ पर। एंड इसके बाद हमारा जो कि फोरकास्टिंग का जो पूर्वानुमान है उसका आर्थिक लाभ, इसका जो लाभ है तो यह किसमें, तो आर्थिक लाभ। एंड इसके बाद जो कि फोरकास्टिंग का इसका लाभ है तो पर्यावरण की यह संरक्षण होता है, पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करता है। एंड इसका जो है सुधार भी करता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फंजीसाइड। तो फंजीसाइड दोस्तों क्या है, यानी कि कवकनाशी। तो कवकनाशी क्या है दोस्तों, तो आईपीएम में फंजीसाइड एक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो फंजी को मारने, यानी फंजी यानी कि कवक को मारने या फिर उनकी वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फंगी जो कि है कवक पौधों, जानवरों और मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए फंगीसाइड्स का ये उपयोग हम लोग इनके नियंत्रण के लिए किया जाता है। किनके नियंत्रण के, तो फंगी को नियंत्रण यानी कि कवक को नियंत्रित करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फंजीसाइड्स का यूज करते हैं दोस्तों। अगर बात करें हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण क्या हैं इसके, फंगी को मारने की क्षमता। इनमें जो कि ऐसे फंजीसाइड ऐसे होने चाहिए जो कि फंगी को यानी कि कवक को मारने की उनमें क्षमता होनी चाहिए, फंगी की वृद्धि को रोकने की क्षमता होनी चाहिए। एंड पौधों की रक्षा, इससे हम लोग यानी कि जो फंजीसाइड्स हैं उनमें पौधों की रक्षा भी इसके गुण हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके लाभ क्या हैं फंजीसाइड्स के। यहाँ पर लाभ दिए गए हैं कि फंगी के हमले को रोकना। फंजीसाइड्स
इसके लाभ तो फंगी के यानी कि कवक के हमले को रोकना। किससे? फसल पर यानी कि कोई फसल है उस पर फंगी के हमले को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फंजीसाइड्स का। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फंजीसाइड्स का उपयोग कहाँ करते हैं? पौधों की रक्षा करने के लिए, जानवरों की रक्षा करने के लिए और उत्पादन में जो कि वृद्धि करने के लिए भी हम लोग फंजीसाइड्स का यूज करते हैं। अगर बात करें इसमें कि उदाहरण, तो एग्जाम्पल्स में आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को 10 उदाहरण भी इसके दिए गए हैं फंजीसाइड्स के। तो यहाँ पर जो कि है फर्स्ट है हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, सेकंड है सल्फर एंड थर्ड है मैंकोजेब, फोर्थ है कार्बेंडाजिम, 5 है हमारा कैप्टन, इसके बाद है फ्लूकोनाजोल, इसके बाद है टेबुकोनाजोल एंड इसके बाद है हमारा प्रोपिकोनाजोल एंड इसके बाद मेटालेक्सिल एंड इसके बाद ट्राइक्लोरोफॉन। ये हमारे फंजीसाइड्स के उदाहरण हैं। इनमें से हम लोगों को सबसे ज़्यादा कैप्टान या फिर कार्बेंडाजिम, ये जो कि है एंड मैंकोजेब, ये 3 जो हम लोगों को याद रखना है दोस्तों, ये हमारे बहुत मेन है। एंड इसके बाद देखते हैं हम लोग फंजीसाइड्स के उपयोग। तो फंजीसाइड्स के उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम लोग कृषि में करते हैं, बागवानी में करते हैं यानी हॉर्टिकल्चर में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं, वनस्पति के संरक्षण में और जानवरों की रक्षा करने में हम लोग जो कि इसका यूज करते हैं। इसके बाद है हमारे नेमेटिसाइड्स। तो नेमेटिसाइड्स यानी सूत्रकृमि क्या है दोस्तों? सूत्रकृमि नेमेटिसाइड्स क्या हैं? तो नेमेटिसाइड्स एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि नेमेटोड को ये जो कि है मारने या फिर उनकी वृद्धि को रोकने के लिए इनका यूज करते हैं। किसका? नेमेटिसाइड्स का, यानी कि कृमिनाशी। ये हमारे जो कि ये कृमिनाशी कहलाते हैं, कृमिनाशी, हिंदी में हम लोग इनको कृमिनाशी कहते हैं। तो इनका यूज हम किसके लिए करते हैं? तो दोस्तों नेमेटोड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जो कि नेमेटोड हैं पौधों को, जानवरों और मनुष्यों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए नेमेटिसाइड्स का यूज हम लोग किसका उपयोग? नेमेटिसाइड्स का यूज हम लोग की किसके नियंत्रण करने के लिए करते हैं? तो नेमेटोड का। नेमेटोड यानी वो क्या बोलते हैं? कृमिनाशक, सूत्रकृमि यानी सूत्रकृमि के हम लोग जो कि है कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नेमेटिसाइड का। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके लाभ क्या हैं दोस्तों। तो नेमेटिसाइड से हम लोग जो कि नेमाटोड के हमले को रोक सकते हैं, पौधों की रक्षा कर सकते हैं, जानवरों की रक्षा करते हैं और उत्पादन में भी वृद्धि कर सकते हैं। किसका यूज करके? नेमेटिसाइड्स का। एंड इसकी हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण के, तो नेमेटिसाइड्स जो कि हैं नेमेटोड को मारने की क्षमता इनमें होनी चाहिए, नेमेटोड की वृद्धि को रोकने की क्षमता होनी चाहिए, पौधों की रक्षा करने के लिए और जानवरों की रक्षा करने के लिए। एंड इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि इसके जो यूज हैं, तो इसके यूज हम कहाँ करते हैं? तो इसका भी यूज हम लोग कृषि में करते हैं, बागवानी में करते हैं, वनस्पति संरक्षण में और जानवरों की रक्षा करने में। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके उदाहरण। वो तो हमारे थे उसकी क्या बोलते हैं फंजीसाइड्स के उदाहरण, ये हमारे हैं नेमेटिसाइड्स के यानी कि कृमिनाशी के। वो हमारे किसके थे? कवकनाशी के। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नेमेटिसाइड्स के यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसके भी 10 उदाहरण दिए गए हैं। पहला है हमारा अल्डिकार्ब एंड सेकंड है हमारा कार्बोफ्यूरान, थर्ड है फेनामीफॉस, फोर्थ है इथोप्रोफॉस एंड फिफ्थ है हमारा जो कि कैडुसाफॉस। एंड इसके बाद है फॉरेट टेरबुकार्ब एंड इसके बाद है हमारा टेंसुलफोथियन एंड इसके बाद है डाइक्लोफेंथियन एंड मेटामसोडियम। एंड इसके बाद हम लोग बात करते हैं रोडेंटिसाइड आखिर क्या होते हैं दोस्तों। रोडेंटिसाइड्स का यूज किसके लिए करते हैं? चूहों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो कि है इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग कब करते हैं दोस्तों? जैसे कि कोई चूहा है हमारी फसल को
नष्ट करता है, या फिर फसलों में बिल बना कर रहते हैं हमारी फसलों को ऊपर से, मतलब बिल बनाकर जो कि है हमारी फसलों की को यानी कि क्षति पहुंचाते हैं। तो उसमें हम लोग रोडेंटिसाइड्स का यूज करते हैं दोस्तों। तो रोडेंटिसाइड ये भी एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि रोडेंट्स मतलब कौन कौन, यानी चूहा और मूस। चूहा क्या है, चूहा और एक चूही, मूस क्या है, तो मूस चूहिया है। चूहा और चूहिया को मारने या फिर उनकी वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। एंड रोडेंट्स जो कि फसलों, खाद्य पदार्थों और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए रोडेंटिसाइड्स का यूज हम लोग जो कि है इसका यूज करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। रोडेंट्स मतलब चूहा और मूस यानी चूहिया का। एंड इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लाभ दिए गए हैं रोडेंटिसाइड्स के। तो इसका जो लाभ है, तो रोडेंटिसाइड्स के लाभ क्या है, तो रोडेंट्स के हमले को रोकना। रोडेंट्स मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया चूहा और मूस मतलब चूहिया। चूहा होते हैं बड़े आकार में, ठीक है। अगर आप लोग कन्फ्यूजन हो रहे हो कि चूहा और चूहिया क्या है, तो चूहा जो कि इनका आकार बड़ा होता है, जबकि मूस है जो कि इनका आकार में छोटे होते हैं। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि चूहा और मूस क्या है। तो इनका यूज जो कि है हम लोग रोडेंटिसाइड्स का यूज हम लोग किस में करते हैं दोस्तों, तो किस में करते हैं, तो रोडेंट्स यानी मूसक एंड चूहा, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एंड इसके बाद हम लोगों ने जो कि लाभ देखे तो क्या है, तो रोडेंट्स को हमले को रोकना, फसलों की रक्षा, खाद्य पदार्थों की रक्षा एंड संपत्तियों की रक्षा। ये हमारी किसी भी संपत्ति को, यानी कि संपत्ति मतलब जैसे कि कोई भी वस्तु है, ये जो चूहे हैं उनको कुतर के मतलब खराब कर देते हैं। तो मतलब ये है जो कि संपत्तियों की रक्षा भी करते हैं। कौन करते हैं, रोडेंटिसाइड। कैसे करते हैं, ये चूहे को नियंत्रित करते हैं। तो उस प्रकार से हमारे रोडेंटिसाइड्स का जो कि है यूज करके चूहों को कंट्रोल करते हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोडेंटिसाइड्स के गुण क्या है, यानी कि इनमें क्या गुण पाया जाता है रोडेंटिसाइड में। तो रोडेंटिसाइड यानी ये जो कि रोडेंट्स को मारने की इनमें क्षमता होती है, रोडेंट्स को मार सकते हैं दोस्तों। यानी रोडेंट्स मतलब मैंने आप लोगों को बताया है चूहा और चूहिया। एंड इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं कि रोडेंट्स की वृद्धि को रोकने की क्षमता। रोडेंट्स मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया है, तो रोडेंट्स वही है चूहा और चूहिया, इनकी वृद्धि को रोकने की क्षमता किसमें होती है, रोडेंटिसाइड्स में। रोडेंटिसाइड का यूज करके हम लोग जो कि है रोडेंट्स को मारने की क्षमता में, इनको हम मारने की क्षमता में मारने की क्षमता रखते हैं। कौन रखते हैं, रोडेंटिसाइड जो कि रोडेंट्स की वृद्धि को रोकने की क्षमता भी रखते हैं। और ये हैं जो कि फसलों की रक्षा भी करते हैं दोस्तों। फसलों की रक्षा कैसे करते हैं दोस्तों, अगर कोई चूहा है, मान लीजिए चूहा है हमारी फसल को नष्ट कर रहा है, अगर हम लोग रोडेंटिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे तो ये जो कि है जो रोडेंट्स हैं हमारी फसलों को नष्ट कर देंगे। तो उसी प्रकार हम लोग रोडेंटिसाइड का यूज करके जो कि है अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं खाद्य पदार्थों की रक्षा। तो ये हमारे क्या है, जो रोडेंटिसाइड्स के गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोडेंटिसाइड्स। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं उपयोग। तो उपयोग यानी इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रोडेंटिसाइड्स का यूज हम लोग कृषि में भी करते हैं। भंडारित अनाज को, जैसे भंडारित अनाज है जैसे कि हमारे घरों में, तो उसमें हम लोग रोडेंटिसाइड्स का यूज करके दोस्तों जो कि कीटों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। और ये हैं जो कि हमारे भंडारित अनाज को आर्थिक हानि नहीं पहुंचा सकते हैं दोस्तों। एंड इसके बाद है हमारा जो कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य में, वनस्पति संरक्षण में। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके उदाहरण एग्जाम्पल्स क्या हैं दोस्तों। तो इसके एग्जाम्पल्स हमने इसके भी आप लोगों को एग्जाम्पल 10 दिए हैं दोस्तों। आप लोगों को ये याद करना है दोस्तों, ना कि इनको पढ़ना है, याद भी करना है दोस्तों। अगर पूरे ना हो तो कम से कम 3 तो ज़रूर करना है दोस्तों। इसके हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें वारफेरिन बहुत मोस्ट है दोस्तों, वारफेरिन। तो इसको इसका जो है इसको याद आप लोगों को करना है दोस्तों। वारफेरिन किसका उदाहरण, तो ये रोडेंटिसाइड्स का है, ठीक है दोस्तों।
एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रोडीफाकूम एंड डिफेथियोलोन, एंड इसके बाद देखते हैं ब्रोमाडियोलोन, इसके बाद देखते हैं फ्लूकोमेफेन, एंड इसके बाद देखते हैं क्लोफेसिन, इसके बाद देखते हैं डिफेनाकूम, इसके बाद देखते हैं वीडियोलोन, एंड इसके बाद देखते हैं फ्लुंडेकोमेफेन, इसके बाद देखते हैं कोलोकैल्सिफेरॉल। एंड अगर बात करें तो चूहों को नियंत्रित करने के लिए एक और रसायन का यूज किया जाता है दोस्तों। ये हमारा रसायन है, केमिकल्स है दोस्तों, ये हमारा केमिकल्स है। क्या दोस्तों? केमिकल्स है, वो भी कैसा? अकार्बनिक है दोस्तों, इनऑर्गेनिक है। एंड इसके बाद जो कि इसका जो ये क्या है तो जिंक फास्फाइड है। तो इसका जो कि रासायनिक मैंने केमिकल फार्मूला इसका लिख दिया है यहाँ पर ZN3P2 जो कि है जिंक फास्फाइड का इसका यूज करते हैं चूहों को नियंत्रित करने के लिए। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कीट प्रबंधन में नीम का महत्व। तो यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि कीटों को प्रबंधित करने में नीम का आखिर में क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं कि नीम एक महत्वपूर्ण पौधा है। कैसा है? महत्वपूर्ण पौधा है दोस्तों, जिसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? कीटों के प्रबंधन में करते हैं। जो कि है नीम के विभिन्न भागों में कीटनाशक गुण होते हैं, जो कि उनके नीम के जो कि है विभिन्न भाग कौन कौन से, जैसे नीम के जो बीज हैं, नीम के बीज, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं उसकी पत्तियाँ हुई हैं उनकी छाल हुई है। तो इनके जो भाग हैं तो उनमें क्या है, जो कि कीटनाशक गुण हैं जो कि उनमें मौजूद होते हैं। उन्हीं कीटनाशक गुण उन्हीं में, मतलब जो कीटनाशक गुण मौजूद होते हैं उनमें, तो उन्हीं कारण से है जो कि हम लोग कीटों को नियंत्रित करते हैं दोस्तों। तो यह है जो कि कीटों को मारने और उनकी वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं। तो कौन करते हैं दोस्तों? उनमें जो कीटनाशक गुण मौजूद होते हैं तो वही तो करते हैं। एंड इसके बाद देखते हैं हम लोग कि नीम के कीटनाशक गुण सॉरी दोस्तों, गला सूख रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो कि है मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही मेहनत से वीडियो ये बना रहा हूँ दोस्तों। एंड इसके बाद हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि नीम के कीटनाशक गुण। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कीटों को मारने की क्षमता, यानी कि जो कि है इनमें कौन कौन से गुण होते हैं, कीटनाशक गुण। यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा कि जो नीम है तो उनकी में कौन से ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसके कारण है कीट है जो कि नियंत्रित हो जाते हैं। तो ये जो कि कीटों को मारने की क्षमता इनमें जो कि है मौजूद होती है, जैसे कि नीम के बीज, पत्तियां, छाल इत्यादि में जो कि कीटनाशक गुण जो कि मौजूद होते हैं, जो कि कीटों को मारने में मदद करते हैं या फिर उनको कंट्रोल करने में या फिर मैनेज करने में। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कीटों की वृद्धि को रोकने की क्षमता। तो कीटों की वृद्धि को रोकने की इनमें क्षमता होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि नीम के अजादिरेचिन नामक यौगिक जो कि कीटों की वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं। इनमें एक ऐसा यौगिक होता है जिसकी वजह से जो कि कीटों की वृद्धि है उनकी वृद्धि को रोका जा सकता है। एंड उसका जो यौगिक है तो उसका नाम है अजादिरेचिन जो कि है यौगिक है, इसके माध्यम से जो कि कीटों की वृद्धि को रोका जा सकता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कीटों के प्रजनन को रोकने की क्षमता। तो नीम के अजादिरेचिन नामक यौगिक, यह वही यौगिक है जिसकी वजह से जो कि कीटों की वृद्धि को रोकने में मदद हो रही थी, यानी कि कीटों की वृद्धि को रोकने में सहायक हो रहा था। उसी प्रकार ये जो कि अजादिरेचिन नामक यौगिक, ये भी कीटों के प्रजनन को रोकने की क्षमता
रखता है दोस्तों। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके लाभ। तो लाभ में हम लोग देख सकते हैं कि नीम के लाभ क्या हैं। तो पर्यावरण के अनुकूल है और सस्ता और सुलभ होता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमने आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि समन्वित कीट प्रबंधन को परिभाषित करो दोस्तों। आईपीएम के सिद्धांत एवं अवधारणा का विस्तृत वर्णन करो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आईपीएम आखिर में होता क्या है दोस्तों। शायद मैंने आप लोगों को शुरुआती में बताया है कि आईपीएम होता है क्या। तो मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ कि आईपीएम होता क्या है दोस्तों। तो आईपीएम में एक ऐसी विधि या फिर मेथड कह सकते हैं या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम किसी भी एक प्रकार का किसी भी ऐसी एक मेथड का यूज ना करके विभिन्न प्रकार की मेथड्स का या फिर टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम लोग इसमें कीटों और रोगों को नियंत्रित करते हैं, प्रबंधित करते हैं। तो वही तो हमारा आईपीएम है। एंड आईपीएम का अगर फुल फॉर्म अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पर आईपीएम का फुल फॉर्म मैंने भी आप लोगों के सम्मुख रखा है। तो आप लोग देख सकते हो कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि समन्वित कीट प्रबंधन। इसका सीधा सा ही मतलब है दोस्तों कि समन्वित का मतलब सीधा निकल रहा है दोस्तों कि किसी एक प्रकार का नहीं, किसी एक मेथड का यूज नहीं करके बल्कि विभिन्न प्रकार का मेथड्स का यूज करके हम लोग जो कि है कीटों को नियंत्रित करते हैं। मेथड्स कौन से हैं, टेक्नोलॉजीज कैसी हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम लोग कीटों को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें हमारे जो टूल्स हैं उनका यूज करके हम लोग जो कि है कीटों को नियंत्रित करते हैं। अगर बात करें तो इसमें हम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस के माध्यम से हम लोग जो कि है इसका यूज करते हैं किसको, कीटों और रोगों को कंट्रोल करने के लिए। एंड इसके बाद बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड इसके बाद हमारे कल्चरल मैकेनिकल और केमिकल कंट्रोल्स के इत्यादि के माध्यम से हम लोग जो कि है एंड बायोलॉजिकल हो गया है जिसमें हम लोग क्या है बायोलॉजिकल में हमारे जैसे प्रीडेटर्स यानी परभक्षी, पैरासाइटाइड यानी परजीविया यानी इत्यादि का हम लोग यूज करके जो कि है ये क्या बोलते हैं कीटों और रोगों को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं दोस्तों। एंड अगर बात करें कि आईपीएम के जनक कौन हैं तो इसके फादर ऑफ आईपीएम के जनक कौन हैं, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि रे स्मिथ साहब जी हैं जो कि आईपीएम के जनक कहे जाते हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आईपीएम आप लोगों को मैंने वैसे तो समझा ही दिया है, फिर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि समन्वित कीट प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें कीटों और रोगों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का संयोजन किया जाता है, ना कि किसी एक का। इसमें हम लोग जो कि इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, कीटों और रोगों को नियंत्रित करना है जबकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कीटों आईपीएम का यूज करके हम लोग जो कि है कीटों को नियंत्रित तो कर देते हैं परंतु पर्यावरण और मानव को सुरक्षित नहीं रख पाते, बल्कि इसमें ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें हम लोग जब क्या है कि कीटों का नियंत्रण करते हैं ना कि उन्हें पूरी तरह से मारते हैं दोस्तों। तो इसमें आईपीएम क्या है दोस्तों, तो इसमें हम लोग सिर्फ उसका कंट्रोल करते हैं दोस्तों, ना कि उनको पूरी तरह से मारते हैं। पूरी तरह से नहीं मारते दोस्तों, उनका जो कि है नियंत्रण करते हैं दोस्तों। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आईपीएम के सिद्धांत क्या हैं यानी प्रिंसिपल्स ऑफ आईपीएम। तो इसके सिद्धांत क्या हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कीटों की पहचान करना आईपीएम का मुख्य सिद्धांत है कि पहले हम लोग इसकी जो कि है कीटों की पहचान करेंगे कि किस प्रकार का जो कि है कीट लगा है हमारी फसल में, तो उसकी हम लोग पहचान करेंगे। तो इसमें दिया गया कि इसमें कीटों की पहचान करना और उनके जीवन चक्र को समझना यानी लाइफ साइकिल को हम लोग जो कि है समझेंगे। एंड इसके बाद है जो कि हमारा सेकंड पॉइंट, कीटों की आबादी का आकलन करना यानी इवेल्यूएशन ऑफ इंसेक्ट। इसमें हम लोग कीटों की आबादी का जो कि है आकलन करते हैं। इसमें कीटों की आबादी का आकलन करना और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना दोस्तों।
जो कि हमारा आईपीएम का सिद्धांत है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो थर्ड सिद्धांत है हमारा प्रिंसिपल्स है। तो इसमें देख सकते हो कि कीटों के प्रबंधन के लिए सही निर्णय लेना, यानी कि जो जब हम लोग कीटों का प्रबंधन करते हैं तो कीटों के लिए इसके माध्यम से हम लोग जो कि है कीटों के प्रबंधन के लिए अच्छा एक निर्णय ले सकते हैं। इसके माध्यम से आईपीएम के माध्यम से कीटों के प्रबंधन के लिए निर्णय लेना और आवश्यक कदम उठाना। एंड इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया कीटों के प्रबंधन के लिए समन्वित दृष्टिकोण। यहाँ पर कीटों के प्रबंधन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे रासायनिक, जैविक और सांस्कृतिक तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। किसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों? तो कीट और रोगों को कंट्रोल करने के लिए। एंड इसके बाद हम लोग जो कि है आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो इसका जो एक और सिद्धांत है कि आईपीएम क्या मतलब आईपीएम का सिद्धांत है कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए कीटों और रोगों को नियंत्रित करना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आईपीएम के माध्यम से हम लोग जो कि है कीटों और रोगों को तो नियंत्रित कर रहे हैं, इसके बजाय इसका इफेक्ट्स और इसका इफेक्ट्स किस पर पड़े, पर्यावरण पर पड़े या फिर ह्यूमंस पर पड़े, तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। तो यही तो हमारा आईपीएम एंड यही तो हमारे आईपीएम के प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि आईपीएम के सिद्धांत हैं। एंड इसके बाद हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य का ध्यान रखना और कीटों के प्रबंधन के लिए ऐसे तरीकों का उपयोग करना। ऐसे ही हम लोग जो कि तरीके या फिर विधियां कह सकते हैं, ऐसी विधियों का यूज करते हैं जो कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित भी हों। एंड अवधारणा, एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अवधारणा, आईपीएम की अवधारणा यह है कि कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए समन्वित और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसका उद्देश्य है कि कीटों और रोगों को नियंत्रित करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? कीटों और रोगों को नियंत्रित करना है, जबकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखना है। आप लोगों को मैंने बताया है। अब एंड इसके बाद देख सकते हो कि आईपीएम में कीटों की पहचान करके कीटों की पहचान और कीटों की आबादी का आकलन, कीटों के प्रबंधन के लिए निर्णय लेना और कीटों के प्रबंधन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाना भी शामिल है। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है आईपीएम के लाभ। तो आईपीएम के लाभ क्या है दोस्तों? तो आईपीएम का लाभ है कीटों का प्रभावी प्रबंधन, यानी कीटों के जो कि है प्रभावी प्रबंधन, यानी आईपीएम से लाभ क्या है दोस्तों? तो कीटों का जो कि प्रभावी प्रबंधन मतलब उनका आईपीएम का जब हम लोग यूज करेंगे तो पूरी तरह से जो कि है कीट है उनका प्रबंधन जो कि हो जाना चाहिए दोस्तों, उनका कंट्रोल हो जाना चाहिए। तो वही तो हमारा है इसका लाभ। तो एंड इसके बाद देख सकते हैं कि यह पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। आईपीएम क्या है? तो आईपीएम जो कि है पर्यावरण के अनुकूल भी होना चाहिए। एंड इसके बाद हम लोग देख सकते हैं इसके आईपीएम पर्यावरण के अनुकूल है और अन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसके लाभ हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म प्रभाव मतलब इसका जो कि आईपीएम का लॉन्ग टर्म प्रभाव, जिसमें कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। लॉन्ग टर्म प्रभाव मतलब दोस्तों कि एक बार हमने जो कि है आईपीएम का यूज कर दिया तो उसका जो कीटों पर प्रभाव होगा वह बहुत देर के लिए उन पर प्रभाव होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए उन पर जो कि इफेक्ट्स रहे, नहीं, बहुत दिनों के लिए उनका इफेक्ट्स उन पर रहता है। किसका? आईपीएम के यूज से। तो यही तो हमारा जो कि है क्या है, तो यही तो हमारा आईपीएम है। आईपीएम के लाभ में आप लोग देख सकते हो तो यह सस्ता भी है। इसमें हम लोग आईपीएम सस्ता है और किसानों के लिए आसानी से उपलब्ध भी है। एंड इसके बाद हम लोग ख़त्म है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ जाना दोस्तों कि आईपीएम क्या है, आईपीएम किस प्रकार से हमारे जो कि है फसलों को जो कि है किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके प्रकार फोरकास्टिंग एंड जो कि है क्या बोलते हैं
अट्रैक्टेंट्स, बहुत सी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं दोस्तों। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।